अध्याय 12 जहाज जो गुजरते हैं। आइए कुछ महीने पहले उत्तरी विस्कॉन्सिन के एक रेलवे स्टेशन के छोटे से हवा से उड़ाए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। जंगल की आग का धुआं आसपास के परिदृश्य पर छाया हुआ है। इसकी तीखी धुआं 6 लोगों के एक छोटे से समूह की आंखों में जलन पैदा कर रहा है, जो उस ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें दक्षिण की ओर ले जाने वाली है। प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोर्टर अपने हाथों को अपने लंबे कोट के पीछे बांधकर अपने वफादार सचिव श्री सैमुअल टी फिलिंडर की हमेशा चौकस निगाहों के नीचे आगे पीछे चलते हैं। पिछले कुछ मिनटों में 2 बार वह बिना सोचे समझे पटरियों के पार पास के दलदल की ओर चल पड़े, लेकिन अथक परिश्रम करने वाले श्री फिलिंडर ने उन्हें बचाया और वापस खींच लिया। प्रोफेसर की बेटी जेन पोर्टर विलियम सेसिल क्लेटन और टार्जन ऑफ द एप्स के साथ तनावपूर्ण और बेजान बातचीत में है। छोटे से प्रतीक्षा कक्ष में, लेकिन कुछ ही पल पहले प्रेम और त्याग की एक स्वीकारोक्ति हुई थी जिसने पार्टी के 2 लोगों के जीवन और खुशी को बर्बाद कर दिया था, लेकिन विलियम सेसिल क्लेटन, लॉर्ड ग्रास्टोक, उनमें से एक नहीं था। मिस पोर्टर के पीछे ममतामयी एस्मेरल्डा मंडरा रही थी। वह भी खुश थी क्योंकि वह अपनी प्यारी मैरीलैंड नहीं लौट रही थी। वह पहले से ही धुएं के कोहरे के बीच से आने वाले इंजन की धुंधली हेडलाइट को धुंधला धुंधला देख सकती थी। पुरुषों ने हैंड बैगेज समेटना शुरू कर दिया। अचानक क्लेटन ने कहा, हे भगवान, मैंने अपना अल्स्टर प्रतीक्षा कक्ष में छोड़ दिया है और उसे लाने के लिए जल्दी से चला गया। अलविदा जेन, टार्जन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। भगवान तुम्हारा भला करे। अलविदा, लड़की ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। मुझे भूलने की कोशिश करो। नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे भूल गए हो। इसका कोई खतरा नहीं है प्रिय, उसने उत्तर दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भूल जाऊँ। ये जीवन भर हमेशा ये याद रखने से कहीं ज्यादा आसान होगा कि क्या हो सकता था। हालांकि तुम खुश रहोगी, मुझे यकीन है कि तुम खुश रहोगी, तुम्हें खुश होना ही चाहिए। तुम दूसरों को मेरे इस फैसले के बारे में बता सकती हो कि मैं अपनी कार को न्यूयॉर्क ले जाऊंगा। मैं क्लेटन को अलविदा कहने के काबिल नहीं हूँ। मैं हमेशा उसे प्यार से याद रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं अभी भी इतना जंगली जानवर हूँ कि मुझे उस आदमी के साथ ज्यादा समय तक भरोसा नहीं करना चाहिए जो मेरे और पूरी दुनिया में उस एक व्यक्ति के बीच खड़ा है जिसे मैं चाहता हूँ। क्लेटन जब वेटिंग रूम में अपना कोट उठाने के लिए झुका तो उसकी नज़र एक टेलीग्राफ ब्लैंक पर पड़ी जो फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। वो उसे उठाने के लिए झुका। उसने सोचा कि शायद ये कोई महत्वपूर्ण संदेश होगा जिसे किसी ने गिरा दिया होगा। उसने जल्दी से उस पर नज़र डाली और फिर अचानक वह अपना कोट, आती हुई ट्रेन, सब कुछ भूल गया सिवाय उसके हाथ में पीले कागज के उस भयानक छोटे टुकड़े के। उसने उसे 2 बार पढ़ा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाता कि उसके लिए उसका कितना बड़ा अर्थ था। जब उसने इसे उठाया था तो वह एक अंग्रेज रईस था, विशाल संपदाओं का स्वाभिमानी और धनी स्वामी। एक क्षण बाद जब उसने इसे पढ़ा तो उसे पता चला कि वह एक बिना पदवी वाला और दरिद्र भिखारी था। ये टार्जन को भेजा गया डी अर्नोट का केबलग्राम था और इसमें लिखा था, उंगलियों के निशान साबित करते हैं कि आप ग्रेस्टोक हैं। बधाई हो DARNOT। वह लड़खड़ा गया मानो उसे प्राणघातक झटका लगा हो। तभी उसने दूसरों को उसे जल्दी करने के लिए पुकारते हुए सुना। ट्रेन छोटे से प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली थी। एक हतप्रभ व्यक्ति की तरह उसने अपना अल्स्टर उठाया। जब वे सभी ट्रेन में सवार हो जाएंगे तो वह उन्हें केबलग्राम के बारे में बताएगा। फिर वह प्लेटफॉर्म पर भागा। ठीक उसी समय जब इंजन ने 2 बार सीटी बजाई, जो कपलन पिन के पहले झटके से पहले अंतिम चेतावनी थी। दूसरे लोग ट्रेन में सवार थे, पुलमैन के प्लेटफॉर्म से बाहर झुके हुए उसे जल्दी करने के लिए पुकार रहे थे। 5 मिनट बीत जाने के बाद ही वे अपनी सीटों पर बैठे और तब तक क्लेटन को पता नहीं चला कि टार्जन उनके साथ नहीं था। टार्जन कहाँ है? उसने जेन पोर्टर से पूछा। दूसरी कार में। नहीं, उसने जवाब दिया। आखिरी क्षण में उसने अपनी कार को वापस न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया। वह कार की खिड़की से जितना संभव है उससे कहीं अधिक अमेरिका को देखने के लिए उत्सुक है। वह फ्रांस लौट रहा है, तुम्हें पता है।
क्लेटन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जेन पोर्टर को ये समझाने के लिए सही शब्द ढूंढ रहा था कि उस पर क्या विपत्ति आई है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके ज्ञान का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वह अब भी उससे शादी करना चाहेगी? सीधी सादी मिसेज क्लेटन। अचानक वह भयानक बलिदान जो उनमें से किसी एक को करना होगा, उसकी कल्पना के सामने उभर आया। फिर सवाल आया, क्या टार्ज़न अपना दावा करेगा? वानर आदमी को संदेश की सामग्री पता थी, इससे पहले कि वह अपने माता पिता के बारे में जानकारी से शांतिपूर्वक इनकार करता। उसने स्वीकार किया था कि वानर काला उसकी माँ थी। क्या ये जेन पोर्टर के प्यार के कारण हो सकता है? कोई और स्पष्टीकरण उचित नहीं लग रहा था। फिर संदेश के साक्ष्य को अनदेखा करते हुए क्या यह मान लेना उचित नहीं था कि उसका इरादा कभी भी अपने जन्मसिद्ध अधिकार का दावा नहीं करना था? अगर ऐसा था, तो उसे, विलियम सेसिल क्लेटन को, इस अजीब आदमी की इच्छाओं को विफल करने, आत्म बलिदान को रोकने का क्या अधिकार था? अगर वानरों का टार्ज़न जेन पोर्टर को दुख से बचाने के लिए ऐसा कर सकता था, तो वह, जिसकी देखभाल में वह अपना पूरा भविष्य सौंप रही थी, उसके हितों को खतरे में डालने के लिए कुछ क्यों करेगा? और इसलिए वह तब तक तर्क करता रहा जब तक कि सच्चाई का प्रचार करने और अपनी उपाधियों और अपनी संपदाओं को उनके असली मालिक को सौंपने का पहला उदार आवेग स्वार्थ द्वारा प्रस्तुत कुतर्कों के ढेर के नीचे भुला नहीं दिया गया। लेकिन यात्रा के शेष समय के दौरान और उसके बाद कई दिनों तक वो उदास और व्याकुल रहा। कभी कभी यह विचार मन में आता था कि शायद बाद में किसी दिन टार्ज़न अपनी उदारता पर पछताएगा और अपने अधिकारों का दावा करेगा। बाल्टीमोर पहुंचने के कई दिनों बाद क्लेटन ने जेन के साथ शीघ्र विवाह का विषय उठाया। जल्दी से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। अगले कुछ दिनों में मुझे तुरंत इंग्लैंड लौटना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ लौटो, प्रिया। मैं इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकती, जेन ने जवाब दिया। इसमें कम से कम पूरा 1 महीना तो लगेगा ही। वह खुश थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जो कुछ भी उसे इंग्लैंड बुला रहा है, वह शादी में और देरी कर सकता है। उसने एक बुरा सौदा किया था, लेकिन वह अपनी भूमिका को कड़वे अंत तक वफादारी से निभाने का इरादा रखती थी। अगर वह एक अस्थायी राहत पाने में कामयाब हो जाती, तो उसे लगता था कि ऐसा करना उसके लिए उचित था। उसके जवाब ने उसे निराश कर दिया। बहुत अच्छा, जेन, उसने कहा। मैं निराश हूँ, लेकिन मैं इंग्लैंड की अपनी यात्रा को 1 महीने तक प्रतीक्षा करूँगा, फिर हम साथ साथ वापस जा सकते हैं। लेकिन जब महीना समाप्त होने को आया तो उसने एक और बहाना ढूंढ लिया, जिस पर वह स्थगन लटका सके, और अंततः हतोत्साहित और संशयग्रस्त होकर क्लेटन को अकेले ही इंग्लैंड वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके बीच कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन क्लेटन को अपनी उम्मीदों के करीब पहुंचने में कोई मदद नहीं मिली, और इसलिए उसने सीधे प्रोफेसर पोर्टर को पत्र लिखा और उनकी सेवाएं मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा इस जोड़ी का समर्थन किया था। वह क्लेटन को पसंद करता था और एक पुराने दक्षिणी परिवार से होने के कारण वह एक उपाधि के लाभों को बहुत बड़ा चढ़ाकर महत्व देता था, जिसका उसकी बेटी के लिए कोई मतलब नहीं था। क्लेटन ने प्रोफेसर से आग्रह किया कि वो लंदन में उनके मेहमान बनने का निमंत्रण स्वीकार करें, एक ऐसा निमंत्रण जिसमें प्रोफेसर का पूरा छोटा परिवार शामिल था, मी, फिलिंडा, एस्मेरल्डा और सभी। अंग्रेज ने तर्क दिया कि एक बार जेन वहां आ गई और घर के रिश्ते टूट गए, तो वह उस कदम से इतना नहीं डरेगी जिसे उठाने में वह इतने लंबे समय से झिझक रही थी। इसलिए जिस शाम उन्हें क्लेटन का पत्र मिला, प्रोफेसर पोर्टर ने घोषणा की कि वे अगले सप्ताह लंदन के लिए रवाना होंगे। लेकिन लंदन में जेन पोर्टर बाल्टीमोर की तरह ही विनम्र थी। उसने एक के बाद एक बहाने ढूंढे और जब आखिरकार लॉर्ड टेनिंगटन ने पार्टी को अपनी नौक में अफ्रीका घूमने के लिए आमंत्रित किया, तो उसने इस विचार पर बहुत खुशी जताई, लेकिन लंदन लौटने तक शादी करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। चूंकि इस यात्रा में कम से कम 1 साल लगना था, क्योंकि उन्हें कई दिलचस्प जगहों पर अनिश्चित काल के लिए रुकना था, इसलिए क्लेटन ने टेनिंगटन को इस तरह की हास्यास्पद यात्रा का सुझाव देने के लिए मानसिक रूप से कोसा। लॉर्ड टेनिंगटन की योजना भूमध्य सागर, लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर और इस प्रकार पूर्वी तट तक जाने की थी, तथा हर उस बंदरगाह पर रुकने की थी जो देखने लायक हो।
और ऐसा हुआ कि एक दिन दो जहाज जिब्राल्टर की खाड़ी से गुजरे। छोटी, एक सफेद रंग की नौक पूर्व की ओर तेजी से जा रही थी और उसके डेक पर एक युवती बैठी थी जो उदास आंखों से हीरे जड़े लॉकेट को देख रही थी जिसे वह आलस से अपनी उंगलियों से छू रही थी। उसके विचार बहुत दूर थे, एक उष्णकटिबंधीय जंगल के धुंधले पत्तेदार जंगल में, और उसका दिल उसके विचारों के साथ था। वह सोच रही थी कि क्या वह आदमी जिसने उसे वह सुंदर खिलौना दिया था, जो उसके लिए उस आंतरिक मूल्य से कहीं अधिक मायने रखता था, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसके लिए कभी मायने रख सकता है, अपने जंगली जंगल में वापस चला गया है। और बड़े जहाज के डेक पर, जो कि पूर्व की ओर जा रहा एक यात्री स्टीमर था, वो व्यक्ति एक अन्य युवती के साथ बैठा था, और वे दोनों सुस्त समुद्र की कोमल लहरों के बीच इतनी सुंदरता से बहते हुए उस सुंदर जहाज की पहचान के बारे में सोच रहे थे। जब नौक गुजर गई तो आदमी ने बातचीत फिर शुरू की और तभी उसका आना बंद हो गया। हाँ, उन्होंने कहा, मुझे अमेरिका बहुत पसंद है, और इसका मतलब है कि मुझे अमेरिकी भी पसंद है, क्योंकि एक देश सिर्फ वही होता है जो उसके लोग उसे बनाते हैं। जब मैं वहाँ था तो मेरी मुलाकात कुछ बहुत ही अच्छे लोगों से हुई। मुझे आपके अपने शहर का एक परिवार याद है, मिस स्ट्रोंग, जो मुझे खास तौर पर पसंद था, प्रोफेसर पोटर और उनकी बेटी जेन पोटर। लड़की ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम जेन पोटर को जानते हो? वह दुनिया में मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम साथ में छोटे बच्चे थे, हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। वास्तव में, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम दोनों में से किसी को भी जिसने देखा हो, उसे इस तथ्य के बारे में समझाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो फिर मैं इस कथन को स्पष्ट कर दूंगी, उसने हंसते हुए उत्तर दिया। हम एक दूसरे को 2 युगों से जानते हैं, उसका और मेरा। लेकिन गंभीरता से कहूं तो हम एक दूसरे को बहनों की तरह प्रिय हैं, और अब जब मैं उसे खोने जा रही हूं तो मेरा दिल लगभग टूट गया है। उसे खोने जा रहे हो? टार्ज़न ने आश्चर्य से कहा। क्यों, तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, हाँ, मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि अब जब वह शादीशुदा है और इंग्लैंड में रह रही है, तो तुम उसे शायद ही कभी देख पाओगे। हाँ, उसने जवाब दिया, और इस सब में सबसे दुखद बात यह है कि वो उस आदमी से शादी नहीं कर रही है जिससे वह प्यार करती है। ओह, ये भयानक है। कर्तव्य की भावना से शादी करना। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से दुष्टता है, और मैंने उसे यह बताया। मैंने इस विषय पर इतनी दृढ़ता से महसूस किया है कि यद्यपि मैं रक्त संबंधियों के अलावा एकमात्र व्यक्ति था जिसे शादी में आमंत्रित किया जाना था, मैंने उसे मुझे आमंत्रित नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे भयानक मजाक देखने नहीं जाना चाहिए था। लेकिन जेन पोटर अजीब तरह से सकारात्मक है। उसने खुद को आश्वस्त किया है कि वो एकमात्र सम्मानजनक काम कर रही है जो वो कर सकती है, और दुनिया में कुछ भी उसे लॉर्ड ग्रस्टोक से शादी करने से नहीं रोक सकता है, सिवाय ग्रस्टोक के खुद या मौत के। टार्ज़न ने कहा, मुझे उसके लिए दुख है, और मुझे उस आदमी के लिए दुख है जिसे वह प्यार करती है, लड़की ने कहा, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। मैं उससे कभी नहीं मिली, लेकिन जेन ने मुझे जो बताया है, उसके अनुसार वह एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वह एक अफ्रीकी जंगल में पैदा हुआ था, और भयंकर, मानवरूपी वानरों द्वारा पाला गया था। उसने कभी भी एक श्वेत पुरुष या महिला को नहीं देखा था जब तक कि प्रोफेसर पोटर और उनकी पार्टी तट पर अपने छोटे से केबिन की दहलीज पर फंस नहीं गई थी। उसने उन्हें सभी तरह के भयानक जानवरों से बचाया, और कल्पना की जा सकने वाली सबसे अद्भुत करतबों को पूरा किया, और फिर चरमोत्कर्ष पर उसे जेन से प्यार हो गया, और उसे उससे, हालांकि उसे वास्तव में कभी भी यह निश्चित रूप से पता नहीं चला जब तक कि उसने खुद को लॉर्ड ग्रस्टोक से वादा नहीं किया। बहुत ही उल्लेखनीय, टार्ज़न ने बड़बड़ाते हुए कहा, अपने दिमाग को किसी बहाने से विषय को मोड़ने के लिए उकसाते हुए। उसे हेज़ल स्ट्रॉन्ग द्वारा जेन के बारे में बात करते हुए सुनना अच्छा लगा, लेकिन जब वह बातचीत का विषय था तो वह उब गया और शर्मिंदा हो गया। लेकिन जल्द ही उसे राहत मिली, क्योंकि लड़की की मां उनके साथ शामिल हो गई, और बातचीत सामान्य हो गई। अगले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीत गए। समुद्र शांत था, आसमान साफ था,
स्टीमर बिना रुके दक्षिण की ओर लगातार आगे बढ़ता रहा। टार्ज़न ने मिस स्ट्रॉन्ग और उनकी मां के साथ काफी समय बिताया। वे डेक पर बैठकर पढ़ते, बातें करते या मिस स्ट्रॉन्ग के कैमरे से तस्वीरें खींचते हुए अपना समय बिताते थे। जब सूरज ढल जाता तो वे टहलने निकल पड़ते। एक दिन टार्ज़न ने मिस स्ट्रॉन्ग को एक अजनबी व्यक्ति से बात करते हुए पाया, जिसे उसने पहले कभी जहाज पर नहीं देखा था। जब वो उस जोड़े के पास पहुंचा तो उस व्यक्ति ने लड़की को प्रणाम किया और मुड़कर चला गया। रुको, महाशय थुरन, मिस स्ट्रॉन्ग ने कहा, आपको मिस्टर कैलिडवेल से मिलना चाहिए। हम सभी सहयात्री हैं और हमें एक दूसरे से परिचित होना चाहिए। दोनों व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। जब टार्ज़न ने मॉन्सियूर थुरन की आंखों में देखा तो वह उनके चेहरे पर अजीब सी आत्मीयता देखकर हैरान रह गया। टार्ज़न ने कहा, मुझे यकीन है कि अतीत में मुझे महाशय से परिचित होने का सम्मान प्राप्त हुआ है, हालांकि मैं परिस्थितियों को याद नहीं कर सकता। महाशय थुरान असहज दिखाई दिए। मैं नहीं कह सकता, महाशय, उसने जवाब दिया। ऐसा हो सकता है। मुझे भी किसी अजनबी से मिलते समय ऐसा ही एहसास हुआ है। लड़की ने बताया, महाशय थुरान मुझे नेविगेशन के कुछ रहस्यों के बारे में समझा रहे हैं। टार्ज़न ने आगे की बातचीत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि वह मॉन्सियर थुरन से पहले कहाँ मिला था। उसे पक्का यकीन था कि यह अजीबोगरीब परिस्थितियों में हुआ था। कुछ ही देर में सूरज उनके पास पहुंच गया और लड़की ने मॉन्सियर थुरन से अपनी कुर्सी को छाया में और पीछे करने के लिए कहा। टार्ज़न उस समय उस आदमी को देख रहा था और उसने देखा कि वो कुर्सी को किस अजीब तरीके से संभाल रहा था। उसकी बाईं कलाई अकड़ गई थी। ये सुराग ही काफी था, बाकी काम अचानक जुड़े विचारों की श्रृंखला ने कर दिया। महाशय थुरन शालीनता से विदा लेने का बहाना ढूंढ रहे थे। उनके स्थान परिवर्तन के बाद बातचीत में आई शांति ने उन्हें बहाने बनाने का मौका दिया। मिस स्ट्रॉन्ग को नमन करते हुए और टार्ज़न की ओर सिर झुकाते हुए वो उनसे दूर जाने के लिए मुड़े। बस एक मिनट, टार्ज़न ने कहा। अगर मिस स्ट्रॉन्ग मुझे माफ कर दे तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा, मिस स्ट्रॉन्ग। महाशय थुरान असहज लग रहे थे। जब दोनों आदमी लड़की की नजरों से ओझल हो गए तो टार्ज़न रुक गया और दूसरे के कंधे पर भारी हाथ रख दिया। अब तुम्हारा खेल क्या है, रोकोफ? उसने पूछा। दूसरे ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैं फ्रांस छोड़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम हो, टार्ज़न ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं मुश्किल से ही यकीन कर सकता हूँ कि तुम्हारा मेरे साथ एक ही नाव पर होना महज एक संयोग है। अगर मैं इस बात पर यकीन कर सकता तो ये तथ्य कि तुम भेष बदल कर आए हो, मेरे दिमाग से ऐसे किसी भी विचार को तुरंत हटा देता। ठीक है, रोकोफ ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम इस बारे में क्या करने जा रहे हो। इस जहाज पर अंग्रेजी झंडा फहराया जाता है। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, और इस तथ्य से कि तुम एक छद्म नाम से बुक किए गए हो, मैं समझता हूँ कि मेरा भी उससे ज्यादा अधिकार है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, रोकोफ। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता था कि तुम्हें मिस स्ट्रॉन्ग से दूर रहना चाहिए, वह एक सभ्य महिला है। रोकोफ का रंग लाल हो गया। टार्ज़न ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा। यह मत भूलना कि मैं बस किसी बहाने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वह अपनी एड़ी घुमाकर चला गया और रोकोफ को दबे हुए गुस्से से कांपता हुआ वहीं खड़ा छोड़ गया। उसने कई दिनों तक उस आदमी को फिर नहीं देखा, लेकिन रोकोफ शांत नहीं बैठा था। पॉलविच के साथ अपने स्टेटरूम में वह गुस्से में था और कस्में खा रहा था और सबसे भयानक बदला लेने की धमकी दे रहा था। मैं उसे आज रात ही पानी में फेंक देता, वह चिल्लाया, अगर मुझे यकीन होता कि वे कागज उसके पास नहीं हैं। मैं उन्हें उसके साथ समुद्र में फेंकने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर तुम इतने मूर्ख कायर नहीं होते, एलेक्सिस, तो तुम उसके स्टेटरूम में घुसने और दस्तावेजों की तलाश करने का कोई रास्ता खोज लेते। पॉलविच मुस्कुराया। मेरे प्यारे निकोलस, इस साझेदारी का दिमाग तुम पर है, उसने जवाब दिया। तुम महाशय कैलिडवेल के स्टेटरूम की तलाशी लेने का कोई उपाय क्यों नहीं खोजते? 2 घंटे बाद किस्मत ने उन पर मेहरबानी की, क्योंकि पॉलविच,
जो हमेशा निगरानी करता रहता था, ने टार्ज़न को बिना दरवाज़ा बंद किए अपने कमरे से बाहर निकलते देखा। 5 मिनट बाद रोकोफ वहां तैनात था जहां वह टार्ज़न के वापस आने की स्थिति में अलार्म बजा सकता था, और पॉल्विच चतुराई से बंदर आदमी के सामान की तलाशी ले रहा था। वह निराशा में हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक कोट पर पड़ी जिसे टार्ज़न ने अभी अभी उतारा था। कुछ देर बाद उसने अपने हाथ में एक सरकारी लिफाफा पकड़ा। लिफाफे पर एक सरसरी नज़र डालने से रूसी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। जब वह स्टेटरूम से बाहर निकला तो टार्ज़न खुद भी नहीं बता सकता था कि उसके जाने के बाद से उसमें रखी किसी वस्तु को छुआ गया है। पॉल्विच अपने चुने हुए क्षेत्र में एक पुराना मास्टर था। जब उसने स्टेटरूम के एकांत में रोकोफ को पैकेट दिया तो बड़े आदमी ने एक स्टीवर्ड को बुलाया और एक पिंट शैंपेन का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी मनानी चाहिए मेरे प्यारे एलेक्सिस। ये किस्मत की बात है, निकोलस, पॉल्विच ने समझाया। ये स्पष्ट है कि वह इन कागजात को हमेशा अपने साथ रखता है, बस संयोग से उसने कुछ मिनट पहले कोट बदलते समय उन्हें स्थानांतरित करना भूल गया। लेकिन जब उसे अपने खोने का पता चलेगा तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे डर है कि वह तुरंत आपको इसके बारे में बता देगा। अब जब उसे पता चल गया है कि आप जहाज पर हैं तो वह तुरंत आप पर शक करेगा। रोकोफ ने एक खराब मुस्कान के साथ कहा, आज रात के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस पर संदेह करता है। उस रात में स्ट्रॉन्ग के नीचे चले जाने के बाद टार्ज़न रेलिंग पर झुककर दूर समुद्र की ओर देखने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद से वह हर रात ऐसा ही करता था। कभी कभी तो वह 1 घंटे तक ऐसे ही खड़ा रहता था, और जो आंखें अल्जियर्स में जहाज पर चढ़ने के बाद से ही उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही थीं, वे जानती थीं कि यह उसकी आदत थी। इस रात जब वह वहां खड़ा था तब भी वे आंखें उस पर थीं। अब आखिरी आदमी डेक से चला गया था। रात साफ थी, लेकिन चांद नहीं था। डेक पर रखी वस्तुएं मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। केबिन की परछाई से 2 आकृतियां चुपके से पीछे से बंदर आदमी पर चढ़ आईं। जहाज के किनारों पर लहरों की थपथपाहट, प्रोपेलर की घुराघुराहट, इंजनों की धड़कन, इन दोनों की लगभग बिना आवाज़ के आने की आवाज़ दब गई। वे अब उसके काफ़ी करीब थे और ग्रिडिरॉन पर टैकल करने वालों की तरह नीचे झुके हुए थे। उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और उसे नीचे किया, जैसे सेकंड गिन रहा हो, 1 2 3। एक आदमी की तरह दोनों ने अपने शिकार की ओर छलांग लगाई। प्रत्येक ने एक पैर पकड़ लिया, और इससे पहले कि वानरों का टार्ज़न बिजली की तरह खुद को बचाने के लिए मुड़ पाता, वह निचली रेलिंग पर गिर गया और अटलांटिक में गिर गया। हेज़ल स्ट्रॉन्ग अपने अंधेरे बंदरगाह से अंधेरे समुद्र के पार देख रही थी। अचानक ऊपर डेक से एक शव उसकी आंखों के सामने से गुजरा। यह इतनी तेजी से नीचे अंधेरे पानी में गिरा कि वह निश्चित नहीं हो सकी कि यह क्या है। यह एक आदमी हो सकता है, वह नहीं बता सकी। उसने ऊपर से किसी चीख की आवाज़ सुनी, हमेशा की तरह भयावह आवाज़। आदमी पानी में गिर गया, लेकिन वह नहीं आए। ऊपर जहाज पर सब कुछ शांत था, नीचे समुद्र में सब कुछ शांत था। लड़की ने सोचा कि उसने जहाज के चालक दल के किसी सदस्य द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा का एक बंडल देखा है, और कुछ ही देर बाद उसने अपनी बर्थ मांगी।